मेरे को जेईएन बनना है। तो सर आपने सोचा तो जेईएन बनने का था, लेकिन आप मिलिट्री में कैसे चले गए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। लोग नौकरी के लिए सिफारिश लाते हैं, हम रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट के लिए सिफारिश लगा रहे हैं। तो वहां पे कैप्टन मूलचंद गुजर थे, एमसी गुजर साहब। तो मूलचंद जी से मैंने कहा साहब मेरे को रिटायरमेंट दिलवा दो, कोई मेहरबानी होगी। वहां से आए क्योंकि थोड़ा दिमाग से पैदल है। ये बात बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। हमारे धंधे हमारे जो जज जाते वो कर देते। हमने 35,000 रुपए महीने के आए। हरे रे डांगा लागे पानी तो मैं फिर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट के अंदर। आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा खास मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको ऐसी सक्सेस से मिलवाने जा रहे हैं जिनका जीवन ऑल इन वन, सब चीज मैं कहूँगा पूरा कॉम्बिनेशन साथ में लेकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो उन्होंने मिलिट्री में इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, आज सिविल इंजीनियर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, पर्यावरण के बहुत ज्यादा प्रेमी हैं, लगभग लाखों की संख्या में उन्होंने पेड़ पौधे लगवाए हैं। साथ ही साथ बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी उभरते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको लोग राजस्थानी ताऊ के नाम से पहचानते हैं। साथ के साथ फ्रेंड्स ऑर्गेनिक खेती पे वो काम कर रहे हैं, डांसिंग का काम जो करते हैं, सिंगिंग का काम वो करते हैं। मैं कहूँगा सब कुछ चीजों को साथ में लेके वो काम कर रहे हैं। तो मिलवाते हैं सीधा ही उन्हीं से। सर स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो सर हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी अभी उम्र कितनी है? देखिए मेरी उम्र 57 ईयर है अभी। ओके, तो अब 57 साल। हाँ। तो हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने मिलिट्री में इंजीनियरिंग का काम किया है, इंजीनियरिंग के पद पर आपने जॉब की है, तो ये ख्याल आपके दिमाग में उस समय कैसे आया? देखिए ये ख्यालात का जो बात है ये बहुत बड़ी बात है जी। आपके जीवन में, हर आदमी के जीवन में सोच एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और सोच बीजारोपण होता है। जैसे कि एक बीज बहुत छोटा होता है, इस तरीके की सोच जब उपजती है तो वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। जैसे मैंने परिचय दिया, मेरा गांव नेसूरा है, गांव नेसूरा का रहने वाला हूं। हमारे गांव में सब इलाके से पहले बिजली आई थी। जब बिजली आई थी तो बिजली लगाने के लिए जेईएन आया था, इंजीनियर आया था, और उस टाइम जीप हुआ करती, तो जीप में जेईएन आया था। उस टाइम जीप होती नहीं थी, देखने को नहीं मिलती थी। तो वो जेईएन आया तो उसको देखा, तो हमारे गांव में ये 72 की बात है बेहतर। तो हम बहुत छोटे बच्चे थे, हमारी उम्र रही होगी 5-6 साल। तो हमने उनको देखा, तो देखने के बाजार में क्या हुआ, जेईएन आया। तो दिमाग में आके यार जेईएन बहुत बड़ी कोई पोस्ट होगी। हाँ, बहुत पोस्ट होती है। और वास्तव में जब जीप में आया तो देखा, तो हमने उस टाइम से हमारे में वो बीज बो गया कि हमको यार जेईएन बनना है। तो हमारे साथ के सभी उस टाइम फौज में 8th क्लास की भर्ती हो जाती है। हमारा एज ए बाईकास्ट गुर्जर हूँ मैं, तो गुर्जरों में जो सिस्टम है कि भाई फौज में भर्ती का वो था, तो हमारे साथ के पास में भर्ती होने की तैयारी करने लगे। तो हमने 8th क्लास से सब्जेक्ट चेंज होता था उस टाइम। 8th क्लास से 9th में सब्जेक्ट चेंज, 10th के बाद। हाँ, अभी 10th के राजस्थान में। तो उस टाइम 8th क्लास से सब्जेक्ट चेंज होता है कि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, आर्ट लेनी है, कॉमर्स लेनी है। तो हमने मानस बना लिया था भाई हमने इंजीनियर बनना है, जेईएन बनना है। इंजीनियर सब तो हम जानते ही नहीं कि जेईएन बनना है। तो जेईएन बनने के लिए क्या करें? हमारे एक रिश्तेदार थे, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एज ए यूडीसी थे। तो भरत सिंह जी नाम था, तिगरिया के। तो उनसे हम मिले और हमने कहा साहब मेरे को जेईएन बनना है, कौन सा सब्जेक्ट? कि यार मैं आपको जो है ना यहाँ एईएन से मुलाकात करा देता हूँ तुम्हारी। तो वो मेरे को वहाँ एईएन साहब के पास ले गए वहाँ। तो मैं वहाँ एईएन साहब से वहाँ बात किया, तो मैंने कहा साहब मेरे को क्या कि भाई तेरे को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, मैथ चूज करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करोगे या बीटेक करोगे, डिप्लोमा करोगे तो जेईएन बन जाओगे। तो बेसिकली जो आपका सवाल था कि विचार कहाँ से आया, तो ये बीजारोपण। मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहता हूँ, जीवन में आप जैसा सोचोगे आप ऐसा बनोगे। बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ा सोच है कि आप जीवन में जो सोच लोगे वो बन जाओगे। हमने सोचा कि हम जेईएन बनना है तो हम जेईएन बन गए। तो सर आपने सोचा तो जेईएन बनने का था, लेकिन आप मिलिट्री में कैसे चले गए?
बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी ये क्या होता है, ये ऊपर वाले का प्लान होता है, जी आदमी को कहाँ जाना है वो होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं ये भी एक संयोग हुआ। संयोग कैसे हुआ कि मैं पहले सर्वप्रथम जैसे मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो मैं पीएचडी डिपार्टमेंट में एज ए जेई, आज पीएचडी डिपार्टमेंट जिसको जलदाय विभाग कहते हैं, वाटर वर्क्स बोलते थे उस टाइम पे, उस टाइम पे एडोक में मेरी पोस्टिंग हो गई हिंडौन सिटी में, मैं लग गया और यहाँ मैं जॉब कर रहा था। इसके बाद में एक मेरा कॉल आया था उसका गिरफ का, ओके जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स होते हैं जिसको बीआर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है गिरफ का। तो उसमें मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गया था पुणे में। पुणे इंटरव्यू देने ले गया था। कुछ हमारा जो माहौल है, हमारे सामाजिक जो माहौल है वो फौज का है, ज़्यादातर सब लोग फौज के, सब फौज के लिए जाते हैं। तो वहाँ जब मैं गया था तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया। तो वहाँ इंटरव्यू देते एक लड़का मेरे को एमपी का मिल गया था, मेरे को बड़ा मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उस टाइम पे उसने मेरे को जैसे हम वहाँ दिया तो वहाँ रिटर्न में हम पास हो गए। रिटर्न पास होने के बाद में वहाँ फिजिकल पास हो गए, फिजिकल पास हो गया। फिजिकल के बाद में इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद मेरिट लिखी। तो जब मेरिट लिस्ट बनी तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओहो। मेरा सिलेक्शन हुआ तो 10 दिन रुके, तो बड़ा वैसा ही फील हुआ कि मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ जब तो उस लड़के ने फिर बोला मेरे को कि यार आप मिलिट्री में क्यों नहीं चले जाते हो। मैंने कहा यार मिलिट्री में जाते तो बहुत दिन पहले जाते, हमारे साथ वालों की 6 से 7 साल सर्विस हो गई, नौकरी हो गई, 8वीं पास करी तभी चले थे। ये क्या इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत पड़ी थी। उन्होंने कहा यार नहीं, इधर डायरेक्ट एंट्री जेसीओज की भर्ती होती है, डायरेक्ट एंट्री जेसीओज भर्ती होते हैं और वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाते हैं और एमईएस में रहते हैं वो, और बहुत अच्छी नौकरी है। उस टाइम राजस्थान स्टेट में 1400 का बेसिक स्केल हुआ करता था। अच्छा। और एईएन का 1680 का बेसिक इसका होता, बेसिक पेमेंट होता था बस। हाँ यही था, 1400 थी जेईएन की अच्छा। और 1680 एईएन की। और वहां जो मैं एमईएस का था उसमें जो स्केल था वो 1640 था, मात्र 40 रुपए एईएन से कम जी। तो स्केल भी बहुत अच्छा था। तो उस लड़के ने बोला कि भाई यहाँ पे होता है भर्ती। तो मैंने उसको कहा कि यार ऐसा थोड़ा सा मेरे फौज के बारे में था कि मेरे बैकग्राउंड फौजी, मेरे पिताजी भी फौज में थे, मेरे दादाजी भी फौज में थे, तो घर का फौज का माहौल था। तो मैं अपने आप को ज्यादा अनुभव वाला समझता था। मैंने कहा यार ऐसा होता ही नहीं, डायरेक्ट नायब सूबेदार तो वो धर्म गुरु लिया जाते, बाकी तो कोई लिया नहीं जाता। तो नहीं बोला होते हैं। मैंने और उसने कहा कि अभी अभी यहाँ 100 वैकेंसी मैं खुद भर्ती देख के गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा यार ऐसा है तू साथ मेरे साथ में, वहाँ से पुणे की बात है और पुणे में कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है। अच्छा। और वहाँ पे बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप का सेंटर भी है। तो वो मैंने कहा कि यार ये बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप का सेंटर है, उसमें इसकी भर्ती होती है और मैं भर्ती दे के आया हूँ। तो मैंने कहा यार चलो, मैंने रिक्शा किया वहाँ से नज़दीक ही था, दोनों बैठ के गए वहाँ पूछे। तो प्रभु की मेरे ऊपर कृपा थी कि मैं थोड़ा पढ़ाई और फौज के माहौल से होने ऐसा माहौल था, मैं शुरू से ही बातचीत करने किसी जगह मैं वहाँ पूछा, गेट पे पूछा तो उनसे बोला कि अंकल जी यहाँ इस तरह की भर्ती होती है क्या डायरेक्ट नायब सूबेदारों की। बोला हाँ अभी 100 आदमी की भर्ती होगी। तो वहाँ एक सूबेदार साहब थे, वो बड़े सज्जन आदमी थे। मैंने कहा सर अब दोबारा भर्ती कब होगी, कि भाई दोबारा का तो कोई पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताऊं मैं आपको, रुड़की में भर्ती होने वाली है। अच्छा जी। और वहाँ 50 वैकेंसी है। अच्छा। और वहाँ आप एप्लीकेशन डाल दो और वहाँ आपकी भर्ती हो जाएगी। तो मैंने वहीं से एड्रेस लिया और वहीं से लिया और वहीं एप्लीकेशन लिखी और वहीं पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर दी रुड़की के लिए। बहुत बढ़िया। रजिस्टर्ड एडी, उस टाइम रजिस्टर्ड एडी बोलते थे। अच्छा। रजिस्टर्ड करके एडी बोलते, वो रजिस्टर्ड एडी वहां से कर दी। वो भैया हमारे साथ थे, वो जो खान साहब थे वो तो भोपाल चले गए और हम वापस ट्रेन में बैठ जाते हैं। देखिए संयोग, इसको संयोग भी कहते हैं। हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, हम ट्रेन में बैठ के बॉम्बे आ जाते हैं और बॉम्बे से फ्रंटियर मेल एक्सप्रेस में, जो फ्रंटियर मेल से जो गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस है, इसमें बैठ के आ जाते हैं। हम महावीर जी स्टेशन पर उतरते हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे अशोक सिंह जी तिगरिया के, वो उस ट्रेन में चढ़ते हैं। अच्छा। और हम उतरते हैं। तो हमने उनसे राम राम, क्या वो हमारे जीजा जी से बड़े, तो हम जीजा जी बोलते हैं जीजा राम 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 हुई। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, मैं रुड़की जा रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, रुड़की, ये संयोग बताइए आप। तो मैंने कहा रुड़की जा रहे हो,
अरे मैंने रुड़की जा रहे हो, मेरा भी मैंने कहा रुड़की में मेरा काम है कि रुड़की के अंदर हाँ। वो डायरेक्ट नैब सुधार में भर्ती होती है। तो उसने कहा हाँ 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 यार, वो मेरी बगल में देख रहे नए नए छोरे स्टार लगा के घूम रहे हैं। अच्छा, वो भी आर्मी में थे क्या? हाँ वो भी फौज में थे। अच्छा, वो अच्छा। 26 राजपूत में थे। जी। तो मैंने कहा अब की बार जो भर्ती होती है ना, कोई पता चलता है आपको तो मेरे को जरूर बता देना। ये बात हो गई। हम घर आ गए, वो रुड़की चले गए। 10 दिन बाद 12 दिन बाद फिर दोबारा वो छुट्टी आए। उस टाइम कोई फोन वोन का जमाना ही नहीं था, बिल्कुल डाक चलती थी। हाँ, तो वो आए तो उन्होंने आके घर कहा, हमारी सिस्टर को बताया कि वो भर्ती है, उसको बता दो तुम मुरारी को, और उसकी भर्ती फला तारीख को है। तो हमारी सिस्टर के ससुर साहब वो आए, मेरे को याद है वो साइकिल से आए और उन्होंने बताया वो ऐसे ऐसे भर्ती है। तो हमारे ताऊ जी जो जिनकी वजह से आज हम इतने पढ़ाई भी किया, उन्हीं की वजह से हमें कैप्टन रेवती लाल जी बड़े उनकी ही आदर्श है हमारे जीवन में, जो आज हमें उनकी मेहरबानी। मैंने मेरे ताऊ जी को बोला, मैंने ताऊ जी ऐसे, ताऊ जी हमारे बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड का, ओ ठीक है यार, हरिद्वार में गंगा नहाएंगे वहीं और दोनों चले और देखेंगे तो तेरे भर्ती दिखा देंगे। तो ताऊ जी के साथ हम चल दिए और ताऊ जी हमारे साथ चले गए। ताऊ जी वहाँ चले गए तो ताऊ जी क्या सेना से कैप्टन से रिटायर्ड थे, तो उनके जानने वाले थे वहाँ पे बहुत लोग बाग, उनके साथ के कुछ नौकरी करना। तो एक सुबेदार साहब कैमरी के रूप सिंह साहब, वो 26 राजपूत में थे, वहाँ पोस्टेड थे। तो बोला कि रूप यार ऐसा करते हैं, जैसे मैच में रुकेंगे रूप सिंह साहब के पास फौज में। तो हम वहाँ से बस से उतर गए, वो हाईवे पर लोकेशन थी उसकी 26 राजपूत की। तो उतर के और वहाँ पहुंच गए रूप सिंह साहब के पास, रूप सिंह रामाकृष्ण के। तो ताऊ जी वहाँ बैठे हुए थे। संयोग बता रहा हूँ। और एक नेक्स्ट संयोग क्या होता है, हम वहाँ बैठे हुए थे, बात चल रही थी। जो ताऊ जी ने, रूप सिंह साहब ने कहा कि कप्तान साहब कैसे आए, कि मेरा ये भतीजा है, इसने इंजीनियरिंग कर रखी है और इसको तुम्हारे यहाँ बगल में बीजी में भर्ती होती है, इसमें डायरेक्ट नायब सुधार से भर्ती कराने के लिए लाया हूँ और 26 तारीख की भर्ती है। और तो बोले साहब कॉल लेटर वगैरह के, कॉल लेटर वगैरह तो कुछ नहीं आया, पर हम कॉल लेटर पता कर लेंगे, वहाँ भर्ती होगी तो कॉल लेटर के क्यों नहीं आया पता कर लेंगे। पर इसने रजिस्टर्ड ही कर रखा है, इसके पास इसकी रजिस्टर एडी है, इसने एप्लीकेशन भेज रखी है। पहले ऐसा ही होता था, एप्लीकेशन ही मांगते थे। तो वो बातें कर रहे थे कि भाई वो रूप सिंह साहब ने कहा कि यार कोई बीजी में कोई, हाँ साहब एक तिगरिया के सुमेर सिंह जी है। अच्छा। तो एक आदमी थोड़ी देर बाद है कि यार सुमेर सिंह जी तो वो ब्राउ कंपनी में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आए हुए। अच्छा। तो रूप सिंह साहब ने कहा सुमेर सिंह जी को बुलवाओ। सुमेर सिंह जी का मैं परिचय देता हूँ, उनका भी मेरे जीवन बहुत बड़ा योगदान है। सुमेर सिंह जी वहाँ क्लर्क से भर्ती थे, तिगरिया के थे, और वो हमारे खेड़ला के हरसानों के भांजे थे। अच्छा। तो सुमेर सिंह जी ने आए तो उनसे ताऊ जी ने कहा भाई ऐसे भर्ती, उन्होंने बोला सुमेर जी ने कि साहब भर्ती तो है 26 तारीख की, पर बिना कॉल लेटर वाले तो भर्ती नहीं होंगे। उनके सबको तो कॉल लेटर पहुंच गए, कॉल लेटर वाले ये होंगे। तो बोले किस तरीके से हो सकता है, तो उन्होंने कहा साहब आप एडजुटेंट साहब से मिल लो, वो बता दो, अगर इन्हें एप्लीकेशन डाली है आ गई होगी तो उसको ढूंढवा लेंगे कि एप्लीकेशन कहाँ, कैसे क्यों नहीं कॉल लेटर पहुंचा। तो ताऊ जी ने कहा ठीक है। तो ताऊ जी ने फिर साहब सुबह ही, अब ताऊ जी ने कहा चलो, ताऊ जी मेरे को ले गए। ताऊ जी की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, बहुत अच्छी, अभी मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। अभी भी है वो? नहीं, अभी शांत हो गए। तो ताऊ जी पर्सनैलिटी थे, फटाफट साफा वाफा हमेशा बांधते थे, वो हरे कलर का साफा बांधते तरह। हाँ, हमेशा जीवन में हमेशा साफा बांध, बाहर से निकलते थे तो साफा बांध के निकलते थे। बहुत बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी जमती थी लाल। तो साहब जी गए, साफा वाफा जाते उनको सलूट मार दिया एडजुटेंट साहब को। मेरे को आज भी याद है, उस टाइम पे मेजर आर्य होते थे, आर्य थे। अच्छा। मेजर साहब आर्य साहब, तो उन्होंने सलूट मारा, बोले बोलो साहब कैप्टन साहब कैसे, कि साहब मेरा भतीजा है, इनके पिताजी भी फौज में थे और इसने इंजीनियरिंग कर रखा है। तो उन्होंने मेरे से बेटा कितनी परसेंटेज तुम्हारी, तो मैंने कहा साहब 74.75। तो बोला 75%, आप तो डिक्टेंशन से हो। मैंने कहा यस सर। बोले कॉल लेटर, मैंने कहा साहब नहीं आया। तो क्या आपने एप्लीकेशन भेजी, मैंने भेजी। मैंने कहा ये सर स्लिप है, मैंने उनको स्लिप दिखा दी। तो उन्होंने तुरंत वहाँ से हेड क्लर्क बुलाया, बोले चेक करो साहब ये एप्लीकेशन आई है नहीं आई, ये तो रजिस्टर्ड है, आई होगी पक्का। तो रजिस्टर आया कि हाँ साहब आई है। उन्होंने देखा तो उसमें क्या संयोग की बात थी कि मेरी एप्लीकेशन पहुंची थी 11 तारीख को। अच्छा। और उन्होंने 10 तारीख तक जो एप्लीकेशन पहुंची उनको कॉल लेटर इशू करे थे।
ओके, एक दिन का गैप। एक दिन का गैप आ गया। अब एक दिन का गैप आ गया। हाँ। आर्य साहब बहुत अच्छे आदमी थे। अरे यार ये फौजी का लड़का है हाँ। और 75% है इसकी और बीटेक कर रखी है। हाँ स्मार्ट लड़का है, इंजीनियरिंग। बोला ठीक है कॉल लेटर बनाओ इनका। मैं कॉल लेटर अभी तुरंत sign- कॉल लेटर बना उन्होंने तुरंत कॉल लेटर बनाया और कॉल लेटर साइन कर, जा बेटा 26 तारीख भर्ती देख लेना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब इसको क्या कहोगे आप? सही होगी, मानेंगे सर, इसको भगवान वाले की कृपा है। बिल्कुल। तुरंत वो कॉल लेटर मिल गया। ताऊ जी ने कहा भाई, ताऊ जी ने कहा मैं गंगा नहा के जाता हूँ और तू बेटा तैयारी कर। ताऊ जी हमारे गंगा नहाने हरिद्वार चले गए। ताऊ जी का क्या था, हमारे ताऊ जी के बारे में और बता देता हूँ। मेरे ताऊ जी उनकी ही देन है हमारे परिवार में। आपको एक चीज और बता दूं, आज मेरे परिवार में मेरे पिताजी 4 भाई हैं। 4 भाइयों में 11 डॉक्टर हैं। अरे 4 भाइयों के 11 डॉक्टर हैं। उन उसमें 11 डॉक्टर हैं, 2 हम इंजीनियर हैं। बहुत बढ़िया सर। ये हमारे ताऊ जी की मेहरबानी। उन्होंने एजुकेशन का जो जब था, फैमिली में एक पॉजिटिव आदमी होता है ना, तो उसके जो प्रवचन होते हैं, उनके मार्गदर्शन में जो काम करते हैं भक्ता तो वो क्या मैं आपको बता रहा हूँ, वो हरिद्वार में एक महीना रुक जाते थे। अच्छा। वहीं रहते थे, भजन करते थे, गंगा नहाते थे, भजन। तो वो तो हरिद्वार चले गए। वो मेरे क्या अब तू जान, तेरा काम जान, कॉल लेटर इश्यू करा दे। भर्ती देखो आराम से। भर्ती देखो जी। और उसमें हम ऑल ओवर इंडिया में 50 वैकेंसी थी। अच्छा। उनमें हमारा सिलेक्शन हो गया। मेरा मेरिट में 17वीं रैंक आई ऑल ओवर बहुत इंडिया। बढ़िया। तो मेरा सिलेक्शन हो गया जी। ये मेरा मिलिट्री भर्ती होने का। तो सर हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने मिलिट्री में जॉब की, फिर उसके बाद रिटायर कब हुए और आपकी उस टाइम कितनी एज थी? ओके, देखिए मेरा मानस शुरू से कुछ नया करने का रहा जी। कि कुछ नया किया जाए। जी। अब फौज की नौकरी होगी और मेरे गुरुजी कहते कि जब फसल पक जाती है तो उसको तुरंत काट लेना चाहिए। जब मेरे को पेंशनेबल अच्छा। हो गया कि अब पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, पेंशन मिल जाएगी, तो मैंने फौज में एप्लीकेशन लगा दी कि मेरे को रिटायरमेंट जाना है। वहां भी एक बड़ा रोचक कहानी हुई। अच्छा, वो क्या हुई? वो रोचक कहानी हुई। सुनाइए। मैंने एप्लीकेशन लगाया, मेरी पोस्टिंग कोटा में थी। अच्छा। मैंने एप्लीकेशन डाल दिया तो वहां से एक जवाब आया कि भाई ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ स्टाफ की कमी के कारण आपका रिटायरमेंट सेंशन नहीं होगा। हमने कहा सेंशन नहीं होगा। तो फिर हमने क्या है, फौज का एक प्रोसीजर होता है, हमने कमांडेंट का इंटरव्यू मांग लिया। तो कमांडेंट साहब का इंटरव्यू के लिए साहब हम वहां पहुंच गए। कमांडेंट साहब के इंटरव्यू के लिए पहुंच गए तो वहां जाके साहब लोग नौकरी के लिए सिफारिश लाते हैं, हम रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट के लिए सिफारिश लगा रहे। तो वहां पे कैप्टन मूलचंद गुजर थे, MC गुजर साहब। अच्छा। तो मूलचंद जी से मैंने कहा साहब मेरे को रिटायरमेंट दिलवा दो, कोई मेहरबानी होगी। वो इधर बांदीकुई के पास के रहने वाले हैं। अच्छा। तो मैंने कहा साहब मेरा तो रिटायरमेंट के यार लोग बाग सिफारिश लगाते नौकरी करने के लिए, आप जाने की सिफारिश और MES की नौकरी छोड़ के जा रहे हो। मेरे के साथ देखो नौकरी नहीं रखनी, मैंने बहुत कुछ करना है जीवन में और मैं ये मेरी सोच ये है कि अब तो हम खुद नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार देने का एक ऐसा जरिया डेवलप करें कि लोगों को नौकरी मिले, रोजगार देने के। तो ये मेरी सोच के कारण मैंने फिर वहां से कुल मिला के, बहुत लंबी कहानी है, इसी में आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। रिटायरमेंट कैसे हुए तो वहां इंटरव्यू गए तो ब्रिगेडियर साहब थे। ब्रिगेडियर साहब से जब पूछा, उन्होंने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? तो स्वाभाविक था, प्रॉब्लम क्या थी मेरे आपको मैं बताऊं, मेरे 7 साल की उम्र थी तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो मदर है अकेली। तो मैंने इसमें ये ग्रहण, तो मेरी मदर अकेली है, घर पे रहती है, तो मदर की सेवा के लिए। और वास्तविक था मेरे छोटे भाई हैं, वो वेटनरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर, तो वो सर्विस करते थे, उनकी पोस्टिंग गंगानगर थी। तो माँ अकेली घर पे रह गई, उनके भी वो साथ में। तो इस वजह से मैंने मैंने कहा माँ की सेवा के लिए, तो मैंने ये जेन्युइन रीजन था। तो उन्होंने कहा हम आपकी एक पोस्टिंग और दे देते। अच्छा। ब्रिगेडियर साहब ने एक पोस्टिंग और राजस्थान में दे देते, जयपुर पोस्टिंग दे देते। मैंने कहा साहब फिर उसके बाद क्या होगा? नौकरी तो फिर 60 साल तक करनी है इधर, फिर नौकरी करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा साहब मेरे को तो जाना ही है। फिर एक बहुत शानदार एक बात आई। क्या होता है, मैंने कहा सर आपका डिपार्टमेंट अच्छे आदमियों को तो निकाल देता है और बुरे आदमियों को रखता है। बोले ये क्या बोला? मैंने कहा मैं बेकार आदमी हूँ, जो मेरा प्रमोशन हुआ। फौज में एक सिस्टम है कि सूबेदार मेजर बन जाता है तो 4 साल ही नौकरी करता है। अच्छा।
समझ गए। जी। तो मेरे साथ के 1-2 आदमी सूबेदार मेजर बन गए, तो वो अच्छा आदमी है ना, उनकी एसीआर अच्छी थी, तो वो सूबेदार मेजर बन गए, तो वो रिटायरमेंट आ गए। और हमारी एसीआर वगैरह ठीक नहीं, तो हमें सूबेदार मेजर नहीं बनाएगा, रिटायरमेंट नहीं दे अच्छा रहे। हमें रिटायरमेंट। मैंने सर जो अच्छा आदमी होता है उसको तो ये डिपार्टमेंट निकाल देता है, जगह जाओ पेंशन, घर जाओ, तुम हमारे काम करनी। और हम बेकार आदमी, हमारा एसीआर बढ़िया नहीं, हम सूबेदार मेजर नहीं बन पाए, तो हमें रख रहे हैं। तो और हमें आप रख रहे हो। तो एकदम उन्होंने कहा ये तो ये तो अलग ही बात है, और हम जाना चाह रहे हैं फिर भी नहीं जाने। तो सर ये तो या तो हम अच्छे होते तो हमारा प्रमोशन होता। तो फिर आप रिटायरमेंट कब हुए? मैं 2007 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट हो गया, नवंबर 2007 में मेरा रिटायरमेंट हो गया। तो रिटायर आने के बाद में आपका सबसे पहला जो काम समाज के लिए, परिवार के लिए, वो क्या काम जो आपने शुरू किया? बहुत अच्छे। देखिए सोच बीजारोपण है ना, हम वहीं से सोच के आए थे, हमने जो चीज लिखी है उनको कर रहे हैं, वहां लिख लिया था हम पहले। हम क्योंकि रिटायरमेंट आने के बाद में तो लोग ये सोचते हैं कि अब तो आराम करेंगे, हम रिटायर आ गए। हमारा रिटायरमेंट के बाद में जो पहला मिशन था, मैं आपको बताऊं, बहुत शानदार बात कही आपने। पहला जो मेरा मिशन था वो था मेरा स्वास्थ्य के ऊपर शुरू से एक्टिव रहे, ध्यान रहा है। मैं आपको एक चीज और बहुत एक इंटरेस्ट बता देता हूँ। मेरी पोस्टिंग बेंगलोर रही। अच्छा। तो बेंगलोर पोस्टिंग से मैं छुट्टी आ रहा था। अच्छा। तो मेरा रिजर्वेशन राजधानी एक्सप्रेस में था। राजधानी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन था, तो उसमें मेरे साथ एक पंडित जी बैठे हुए थे सीट पे नीचे एसी में, साथ रिजर्वेशन था। तो लंबा 24 घंटे तो लग ही जाते हैं दिल्ली तक हम। तो उनसे सब जब बात हुई तो उनसे एक बड़ा विचार विमर्श हुआ। तो जैसे ही हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि आपका नाम? मैंने कहा साहब मेरा नाम मुरारी लाल जी। अच्छा, कौन कास्ट से हो? मैंने कहा साहब गुजर हूँ। तो एकदम वो चौंके कि गुजर। तो मैंने कहा शायद हो सकता है कोई इनको कोई परेशानी रही होगी। फिर मैंने कहा साहब आप एकदम इस तरीके से कैसे हुए गुजर नाम देते हैं? क्या आप गुजर हो, ये बहुत बढ़िया बात है। कि आपके घर में गाय कितनी है? अच्छा। उन्होंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा आपके घर में गाय कितनी है? तो मैंने साहब गाय तो नहीं है, हमारी गाय थी नहीं उस समय। भैंस रखते होंगे? भैंस थी। अच्छा। मैंने कहा गाय तो नहीं। तो वो साहब बड़े नाराज हुए। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपको शर्मा, उन्होंने कहा कि आप गोचर हो, गुजर हो, आप इतने बढ़िया स्मार्ट। उस टाइम अपन थोड़ा सा ज्यादा यंग थे, आज से सोचिए आप 20 साल पहले, 25 साल पहले पुरानी बात, 25 साल पहले एकदम यंग रहे होंगे। हाँ, 25 साल पहले तो और भी बढ़िया नए होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, इस डिब्बे में देखते आओ, सब आदमी को देख के फिर आओ मेरे, फिर मैं आपसे बात करूँ। अच्छा। मैं देखते, अरे मैंने साहब बोला देख तो सब चेहरों को देख के आओ और सब आदमी को देख, पूरे डिब्बे को देखते हुआ घूमते आओ, एक बार डिब्बे में घूम के आओ। अच्छा। हम घूमते डिब्बे में घूम के वापस आके बैठ गए। अब हमने भी सोचा है अब 24 घंटे इनके साथ चलना है, इनके दोस्ती बना लेते, इनकी बात मान लो। तो हम गए साहब, घूमते आए, वापस आए। तो बोला पता है आपको, उन्होंने एक ही बात कहा है, इस पूरे डिब्बे में ये भारतवर्ष की नंबर 1 ट्रेन है, राजधानी। ठीक है। और AC 2 टायर के अंदर आप सब, ठीक है। इस डिब्बे में आपसे स्मार्ट कोई आदमी है क्या? मैंने कहा साहब इसमें एक से एक स्मार्ट है। नहीं, अच्छा। स्मार्टनेस की परिभाषा नहीं कि सुंदर हो, आपका चलना, आपका बात करना, ठीक है ना जी, आपकी ड्रेसअप जी, वो सबसे अलग है। ये सबसे अलग है, हटके है। अच्छा। क्यों है? कि आप गोचर हो जी। मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई और ये बैठ गई कि यार ये तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। तो मैंने आते ही पहले गाय पालने का काम शुरू किया। फर्स्ट गाय पाली। अच्छा। फर्स्ट में आके पहले एक गाय लाया। अच्छा। उसके बाद में 20 ली, उसके बाद 50 बछड़ियां ली। अच्छा। और गाय पे मैंने ये मिशन चालू किया कि भाई यार वास्तव में गोचर है, अच्छी छल बल, और वो जो है ना, उन्होंने पूरी बातें बताई। तो वो गाय की वजह से, तो उसके ऊपर फिर मैंने आते ही गाय रखा। अच्छा। और मेरा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी संदेश है कि गाय का दूध बहुत ही गुणकारी। भैंस थी या बेच थी? हाँ, भैंस तो पहले
बेच दी। अच्छा, सारी भैंसें बेच दी। मैं तो उसी टाइम बेच दी। अच्छा, जब हम वहां उनसे बात हुआ, पहले आए, वहां से आए, क्योंकि थोड़ा दिमाग से पैदल है। ये बात बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। हमारे दिमाग से, हमारे जो जज जाते हैं वो कर देते। हमने पैदल तो आते ही पहला काम किया, वहां से जैसे ही हम आ रहे थे, गाँव आ रहे थे, हाँ, आते ही यहाँ घर का माँ से कहा भैंस बेच दो। हाँ। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि तुम अकेले यहाँ क्या परेशानी आती है, तुम क्यों, कौन करे क्या इनकी करे, सानी वानी? बेचो इसको, हम्म। दूध बूध मैंने लगा लेना। हम्म। तो वो पहले उस टाइम नीम डाल दी, अच्छा। बीज बो दिया ना जी। बीज, वो पंडित जी ने बोया। हम्म। गाय का बीज किसने बोया? पंडित जी। पंडित जी ने। जी। वो पंडित जी ने बीज बो दिया हम्म। कि भाई गाय का दूध अच्छा है, गाय की वजह से आप ऐसे हो ऐसे हो, और आपके समाज में ज्यादातर लोग अच्छे हैं, बुद्धिजीवी है, बुद्धि सबसे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। हमने आते ही साहब भैंस भी, भैंस तो उस टाइम हो गई। भैंस का मामला से रिटायरमेंट तो उसके बाद में हम करीब 9 साल बाद हुए। अच्छा। तो क्या था कि गाय, पहले 20 गाय ली जी। और गिर गाय ली। अच्छा। गिर गाय पाली, और गिर गाय पाली तो फर्स्ट में हमारे चाचा जी लगते हैं गाजीपुर, मेरा डांग क्षेत्र। आज मैं यहाँ मैं आपको बताऊं, इस क्षेत्र की खासियत क्या है कि यहाँ शुद्ध हवा है, यहाँ शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी, और जंगल है, पहाड़ है, पूरा आनंद वाला जीवन है, प्रकृति से। और मैं प्रकृति प्रेमी आदमी, तो गाय रखने के लिए ये हर आदमी को कोई जरिया होता है। अब यहाँ आज यहाँ आए तो हमारी यहाँ जमीन है तभी तो आए, नहीं तो वैसे कैसे आते? तो अब बार बार बिना मतलब के कोई आदमी चलता नहीं। तो मैंने गाय रखी, तो गाय 4-5 महीने बरसात के टाइम पे यहाँ चरने के लिए आती थी। अच्छा। और मैंने गायों को खुद ने, अच्छा, डंडा रह के चराया, खुद ने चराया। यस। अच्छा। पूरा आनंद लिया, आनंद आया पूरा फुला। तो आप गाय डंडा लिया, देखिए आप कितना सुकून भरा जीवन है। आप सुबह बढ़िया दही कले कर चलो, गाय पे चले जाओ डंडा लेके, और गाय चल रही है साहब, कोई पेड़ के नीचे बैठे हो। हमारे बड़े बूढ़े कितने भाग्यशाली थे, जंगल और जमीन आराम, और बैठे, जब बैठे थोड़ी देर आराम सो लिए, अब जगह अब बैठे कान में दे गड़िया रसिया भी जाते थे आप? यस। तो रसिया तो आज भी सुनाइए सर। रसिया तो वाकई रसिया होगा बे, बिल्कुल रसिया का एक रसिया यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा जी। तो रसिया तो बार बार, जैसे मैं ज्यादातर लोगों से कहते हैं कि लोग इस जीवन के ऊपर बड़ा वो है कि आदमी बुढ़ा होने से लिए बहुत डर रहा है, लेडीज और जेंट्स सब इस बात से वो है कि अरे बुढ़ा नहीं होना। तो एक बुढ़ापे के ऊपर रसिया है, उसी रसिया को सुना देते हैं। और बुढ़ा होने के पीछे मैं इस डांग से उसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ जो चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, आप भोजन करे बिना सालों रह सकते हो, भोजन करे बिना आप सालों जीवित रह सकते हो, पानी के बिना भी आप कुछ टाइम रह सकते हो, लेकिन हवा के बिना आप 5 मिनट रह सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई हवा तो पोल्यूशन हो रखा है वहां, यहाँ हवा सबसे इंपॉर्टेंट शुद्ध हवा है। ये आपको बाद में पता चलेगा कि आपने खराब हवा का सेवन किया है तो उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ये सिद्ध हो चुकी बात। आप इस डांग एरिया में रहते हो तो यहाँ शुद्ध हवा मिलती है, प्योर ऑक्सीजन, ठीक है ना? तो दूध दही को खाबो, गायन को चराबो, क्या कह रहे, रसिया भी गाना है? हाँ जरूर है? एक रसिया हो जाए सर, एक रसिया हो जाए। रसिया क्या है आपके डांगों में, जो यहाँ का जो पानी है ना यहाँ का, और यहाँ का जो जीवन है उसके ऊपर जो रसिया है, जैसे कि हमारे रामवीर जी बता रहे थे, तो सुनिए आप रसिया। एक तो क्या है, हमारा जो जीवन शैली है डांग में खुला वातावरण है, आप साहब गाय चराने चले गए दूर से, अब दूर से कान मंगड़ी देर गा रहे, हरे रे डांगा लागे पानी तो मैं फिर जवानी आवे, रे 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 जाको खाना पाना है, शुद्ध प्राण वायु भारी रे डांगा लागे पानी तो मैं फिर जानी आवे। देखिए यहाँ का जो खान पान, प्राणवायु जो शुद्ध है, क्योंकि पेड़ पौधे वनस्पति जाता है तो इससे बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया सर, बहुत ठीक है ना? हाँ बहुत जी। शानदार आपने रहस्य सुनाया। हाँ जी। तो यहाँ तक का सफर आपने जो सुनाया वो बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। तो हम अब अगला सवाल हमारे दर्शकों से लेना चाहेंगे। हम्म। तो आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। जी, जयन साहब, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि जो आपके ज़हन में ऑर्गेनिक खेती का विचार कब आया? जैसे कि आपने मेरे से भी एक पोषण वाटिका का डेवलपमेंट करवाया, या पोषण वाटिका का निर्माण करवाया, उसमें फल आ रहे हैं, सब्जियाँ आ रही हैं वो फल खा रहे हैं ऑर्गेनिक, ना अभी ये। और ये सब सारे फल हम उसी पोषण वाटिका खा रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, ये बहुत बड़ा, हर आदमी को इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखोगे तो इस पूरे देश का स्वास्थ्य अच्छा पूरे हो देश जाएगा। का स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के पीछे, जैसे कि आप सब लोग जान रहे हो कि आज जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो उपयोग है, ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इस जो बढ़े हुए जो इसको करने के लिए आपको ऑर्गेनिक तरफ जाना पड़ेगा। और आपके यहाँ जैसे रामवीर जी कह रहे हैं क्या भाई, आपके यहाँ तो शुद्ध वायु मिल रही है, तो आप पोल्यूशन क्यों फैला रहे हो? आप खाद, केमिकल, आपके पास देसी खाद है, आपके यहाँ गाय, देसी खाद को डालो। अब आपकी जो पोषण वाटिका है, इस पोषण वाटिका में जो फल फ्रूट है उसमें कोई केमिकल नहीं है, शुद्ध है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये मिशन मेरा 20 साल से चल रहा है। अच्छा, कि आप ऑर्गेनिक तरफ, और मैं जहां जिसके साथ दोस्ती हो जाती है, जिसके यहाँ, तो जैसे आपके यहाँ पोषण वाटिका लगा दे। आपकी पोषण वाटिका में कितने पेड़ हैं? हमारी पोषण वाटिका में 40 प्रकार के फलदार और छायादार पेड़ हैं। अब फलदार पौधे करीब 25 फलदार पौधे होंगे। हाँ, लगभग 25 फलदार पौधे आपने हैं। कितने फलों का टेस्ट? जिनमें से लगभग 16-17 फल हमने पैदा करके खा लिए हैं। ठीक है, मेरा भी ऑर्गेनिक बगीचा है, उसमें 17 प्रकार के फल 2024 तक मैं टेस्ट कर चुका हूँ। अब बताइए आप कितनी आप सौभाग्यशाली हो कि आपके घर में ये फल उग रहा है, आप खा रहे हो, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे। बाजार की क्या गारंटी है, बताओ मेरे को। बाजार से तो बिना रसायन के कोई फल या कोई सब्जी आती ही नहीं है। तो सबसे पहला मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरे जो देखने वाले हैं उनको ये संदेश है कि अपने घर में सब्जी के लिए क्यारियां बनाइए, और उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर चीज मत। हमने जब से इस पोषण वाटिका का निर्माण किया है तब से सब्जी बाजार से लाना छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। बहुत लगभग आपके लिए 2017 के बाद आपके लिए इसलिए साधुवाद है कि आपने हमारी बात को माना तो सही। हम तो बहुत लोगों से कहते हैं, हमारा तो कहना यही है कि गाय पालो, शुद्ध सब्जी पैदा करो, ऑर्गेनिक खेती करो, फल फ्रूट लगाओ, और अपने लिए खाने के लिए तो गेहूं भी शुद्ध ऑर्गेनिक ही करो। ये मेरा मिशन। तो अच्छे स्वास्थ्य के प्रति वो है लोगों को जागरूक करना। तो सर एक हमारा नया क्वेश्चन है सोशल मीडिया से रिलेटेड, कि जितने भी लोग मैं जिनसे मिलता हूँ वो कहते हैं हम जैसे ही फेसबुक खोलते हैं, जैसे ही इंस्टाग्राम खोलते हैं, सबसे पहले जयन साहब नजर आते हैं। तो ये जो लोगों में जो चल रही है बातें, कि ये सब बातें आपके दिमाग में कहाँ से आई और कैसे सोशल मीडिया के प्रति आपने अपना काम शुरू किया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं 2023 के गुजर महोत्सव में गया था। अच्छा, 2023 के गुजर महोत्सव में गया तो तब तक मैं फेसबुक आईडी मेरी बनी हुई थी, पर मैं उसको यूज नहीं करता जी। उससे पहले जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आईडी कोई यूज नहीं करता मेरा बेटा। तो वहाँ एक बहुत विद्वान आदमी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे को बताया, बहुत जिनको मैं बहुत आदर्श मानता हूँ, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आप सोशल मीडिया पे नहीं काम करते हैं। मैंने कहा सर नहीं, मैंने कहा सर टाइम नहीं मेरे को सोशल मीडिया पे काम, कि नहीं। उन्होंने मेरे को एक बात की थी कि आप जो, उन्होंने जब मेरा ये गीत देखा, गुजर गीत, हमने वहाँ गुजर महोत्सव में गया, तो उन्होंने कहा ये आप जो सिस्टम है जो आपका, और जो आप ये गीत है, ये एक यूनिक है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। और आप अगर इसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से नहीं इसको दिखाओगे तो ये विलुप्त हो जाएगा, ये सक्सेस यहीं तक सीमित हो जाएगा, और लोग इसको पता है, और अभी तो जमाना आएगा कि लोगों तक पहुंच जाएगा। तो सर मैं 25 दिसंबर 2023 को, अच्छा 24 दिसंबर को बात हुई थी, और 25 दिसंबर 2023 को मैंने फेसबुक आईडी एक्टिव कर दी। अच्छा, और फेसबुक आईडी एक्टिव हुए अभी 1 साल से 3-4 दिन ज्यादा हो अभी जस्ट हुआ ही। हाँ, तो आज करीब 88,000 फॉलोअर है फेसबुक। बहुत बड़ी बात है सर आपकी,
आपकी 88,000 जो है इंस्टाग्राम follower तो उससे के बाद चालू किया है। अच्छा, उस पे कितने हैं सर उस पे 40,000 फॉलोअर्स, 40,000 फॉलोवर 40 फॉलोअर है। बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम क्यों शुरू किया कि इसको यंगस्टर्स ज्यादा देखता है और मैं जी। अपने आप को हमेशा यंग समझता जी हूँ। बिल्कुल, ये भी एक आप बड़ी बात हमेशा है। ही यंग है। है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि सोशल मीडिया और इनके थ्रू तो आप युवाओं को प्रेरणा दे ही रहे हैं, साथ साथ में आप जहां भी जाते हैं जबरदस्त डांस करते हैं। यस। तो ये डांस अभी सीखा है या पहले से ही है, और ये डांस करने में आपकी एनर्जी जो वो बहुत हाई लेवल की होती है, तो वो कैसे आप मेंटेन करके चल रहे हैं? देखिए, ये मेरी हॉबी है। अच्छा, डांस मेरी शुरू से ही हॉबी रही। बचपन से मैं डांस का शौकीन रहा हूँ, जी, गाने का और इसका अच्छा, डांस का शौकीन रहा हूँ। जी। भजन वजन गाते, गीत गोट गाने जी, का शौकीन रहा हूँ। जी, अब शौक को आप एक डेली उसमें ले आओ रूटीन में, और ये सोशल मीडिया का कमाल है जी, कि लोग देख रहे हैं। जी, अब जब हम डांस करते, आपने कहा हाई एनर्जी लेवल, हम्म। हाई एनर्जी लेवल के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। जी, मैं वो आपको बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए एक बताऊं। देखिए, जब किसी काम को आप ऊपर वाले से कनेक्शन करके करते हो, अपने हिसाब से मत करो जी, कि वो करा रहा है जी, और उससे कनेक्शन करते हो। आपने जनरल देखा होगा, हमारे डांस भगवान के भजनों पे होते हैं मैक्सिमम, मानते हो? जी, तो हमारा कनेक्शन उससे हो जाता है, सुप्रीम पावर से, और सुप्रीम पावर की एनर्जी हम भी हमारे वीडियो को बाद में देखते हैं कि यार हमारा ही डांस है क्या ये इतनी यार हमने आज- ऐसा कर दिया क्या, ये हम कर दिया। ये कैसे कर दिया, ये ऐसा कैसे कर दिया। तो ये पावर हम डायरेक्ट भगवान से ले रहे ऊपर से डायरेक्ट कनेक्शन है। जी। और मैं इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे कह रहा हूँ, जी, दुनिया के अंदर इस सृष्टि को चलाने के लिए पावर तो है ना, बिल्कुल, उस पावर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, अपने अंदर उसको लेकिन ले सकते हो। उस पावर का इस्तेमाल हर आदमी कर सकता है। वो इस्तेमाल जब आप समर्पण भाव से रहो, आप समर्पित हो जाइए, जी, और जो कर रहे हो, तू कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, बढ़िया नच रहा है, सब ठीक है। देवन से बात आई समझ में? जी, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। सर हमारा आपसे अगला सवाल है कि आप हमेशा एकदम सफेद ड्रेस में रहते हैं और सर पर पगड़ी बांधे हुए रहते हैं, तो इसका क्या रहस्य है कि आप हमेशा वो पगड़ी जो है बांधे रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बेसिकली मैंने इस चीज को मेरे बुजुर्गों से सीखा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, हमारे ताऊ जी थे, जी, वो हमेशा पगड़ी बांधे घर से रहते बांधते थे, पगड़ी बांध के निकलते थे। हम्म। और वो ये कहते थे कि भाई, ये जो आपको शरीर दिया है, जब आप इसको ही नहीं संभाल सकते तो दुनिया में किसी को नहीं संभाल सकते। और इसको ही श्रृंगार करके संभाल के नहीं रख सकते तो दूसरे का भला क्या कर सकते? बिल्कुल, जो आदमी अपना भला नहीं कर सकता, वो दूसरे का नहीं कर सकता। पहली बात, इस स्वस्थ शरीर को रखना है। और ये पगड़ी के पीछे क्या है, पगड़ी से बहुत सारे लॉजिक है। आप मैं 2-4 बता दूं आपको। पहला सबसे बड़ा है कि आप अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। एक जो संस्कृत हमारे बुजुर्ग पगड़ी बांधते थे, उसको हम पगड़ी बांध रहे हैं। ठीक साहब, एक बात हो गई। दूसरी बात, आप अपने आप को फिट रख रहे हो। कैसे रख रहे हो? इस पगड़ी को बांधने में आपको आधे घंटे लगेंगे। बिल्कुल, बात आएगी। पगड़ी को संवारोगे भाई, लगाने में तो बांधने में टाइम लगेगा, पगड़ी बांधने में टाइम लगेगा। आप देख रहे हो रोजाना अलग अलग, कभी और बढ़िया बन जाती, आज ज्यादा बढ़िया पगड़ी नहीं है, कल बहुत बढ़िया थी, उससे दिन बहुत बढ़िया पगड़ी थी। तो वो बांधना है आपको, डेली पगड़ी मांगो तो एक एक्सरसाइज हो गई, बहुत बढ़िया, तो आप फिट हो गए। और मैं आपको एक बहुत मजे की बात है, आप सुन के बड़े मजा आएगा आपको। जब मैं घर पे पगड़ी बांधता हूँ तो मेरी माँ अलग उसकी बल काटने में लग जाती है, वो सुबह लग जाती है, उनको भी काम लग जाता है। और बड़े प्यार प्रेम से सुबह जैसे नहा धुआ क्या पगड़ी बांधने जाओ, बैठी रहती है वहाँ खाट पे, वो बगल में वो पड़ी जाती है, तो वो बल छुड़ाती रहती है और मैं ऐसे 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 करके बांधते रहता हूँ। उनकी भी एक्सरसाइज और आपकी एक्सरसाइज, और एक सुकून मिलता है। आप हम पॉजिटिव रहो, अपने आप को फिट हो ना। आपने पगड़ी नहीं बांधी, भाग ली, चल दी, आप पगड़ी बांधो, फिट रहोगे। और वाइट के पीछे सबसे पहले दी जाए कि आप अपने आप को वाइट रहोगे तो आपको डेली साफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, वहां भी फिर हेल्थ से जुड़ गया, आप एक्टिव रहे जी, डेली एक्टिव रहे। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है। और फिर सबसे बड़ी बात है, आपको एक और खास बात बता देता हूँ। हमारा काम गाय चराने का था, शुद्धता, और हम भगवान की हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी है। हम असली योगिक हैं जी, और असली जिसको कहेंगे भगवान के वो हैं
ऋषि मुनियों की औलाद। बिल्कुल। तो हमारा जो पहनावा है वो तो ऐसा होना चाहिए जो दुनिया देख के हमको पसंद है। हमारे चेहरे को और हमारे वेशभूषा को देख के आपको पसंद, मजा नहीं आया, फिर क्या फायदा? फिर क्या? फिर हम उस भगवान ने जो हमको दिया है इस शरीर, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं अगर उसको श्रृंगार करके नहीं रख रहे। ये बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। बिल्कुल। भाई हमको दिया, उसको श्रृंगार नहीं कर रहे हो, उसको नहीं संभाल रहे हो, तो आप उस देने वाले के अपमान कर रहे हो, आप जिसने आपको ये गाड़ी दी दी है। दिया है उसको। बिल्कुल। तो उसका सम्मान करो ना, उसको धन्यवाद दो जी। और रोज ही संभाल के रखो। मैंने कल पर से एक पोस्ट डाली थी जी। कि जब आप जिसका चेहरा हम्म, आप आईने में देखते हो, जिसको रोजाना आईने में देखते हो, हम्म। उसको नहीं संभाल सकते तो आप दुनिया में किसी को नहीं संभाल सकते। अभी आप इस बात। फरीदाबाद सूरजकुंड में वहाँ गुर्जर महोत्सव था, हम्म। वहाँ पहुंचे तो लोग आपको राजस्थानी ताऊ के नाम से पुकार रहे थे। हाँ, देखिए वो कैसा अनुभव रहा? वो बहुत अच्छा अनुभव रहा, जी। उसका भी बहुत बड़ा अनुभव है मेरा। जी। फर्स्ट टाइम 2022 हाँ। गुर्जर महोत्सव जब स्टार्ट हुआ था, तो मेरे पास में फोन आता है डॉक्टर रूप सिंह जी का जी। कि आपको वहाँ एक प्रेजेंटेशन देनी है, हम्म। और आपको याद हो तो मैं यहाँ तिमनगढ़ में बैठा हूँ, आलमपुर में बैठा हूँ। जी। डॉक्टर रूप सिंह जी ने एक दिल्ली में आपकी आलमपुर की जोट बुलवाई थी बहुत दिन पहले, गीतों का कार्यक्रम करवाया था, बहुत दिन पहले करवाया था। मेरी अभी आपके जो गवैया हैं राम सिंह जी, उनसे बात जी, हो रही जी। थी, तो मैं उनको आदर्श मानता हूँ गीतों के मामले में, राम सिंह जी को जी, आपके जी। यहाँ के वो बहुत अच्छे गवैया। बहुत अच्छी कवि है। तो राम सिंह जी उस टाइम गीत गाए, आज से कितने साल पुरानी बात होगी साहब? 30-35 साल पहले, समझ गए? वो हमारा डॉक्टर, तो जन्म भी नहीं हुआ। आपका जन्म भी नहीं हो, डॉक्टर रूप सिंह जी ने करवाया था वो प्रोग्राम जी, जी। दिल्ली में। दिल्ली में करवाया। तो आलमपुर के आप ये कहते हैं कि हम दिल्ली में गीत गाया है। नहीं समझा? जी। तो वो बात मेरे दिमाग में थी कि यार देखो आलमपुर की जोट, आपके काम की जोट की मैं प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छी जोट है। तो वो आलमपुर में गीत गाए थे। तो डॉक्टर रूप सिंह जी ने कहा कि यार वो उस टाइम ये प्रोग्राम करने के लिए तुम निसूरे की जीत को लेके आ जाओ। लेके आ जाओ जोट को। हम्म। तो मैं साहब जोट को लेके तैयार करके पहुंच पहुंचे? गया। डॉक्टर रूप सिंह जी विदेश गए हुए थे अच्छा। जब वो गुर्जर महोत्सव चल रहा था 2022 में। 2022 में, तो वो विदेश थे। तो उन्होंने पहले कह दिया कि इंजीनियर साहब मैं विदेश में रहूंगा, कोई दिक्कत आया तो आप झेल लेना। अब वहां हम पहुंच गए गुर्जर महोत्सव में। अब गुर्जर महोत्सव बोले तो वो कहे कि साहब आपका टाइम शाम का है, शाम को टाइम है आपको 6 बजे 5 बजे। हमने कहा भाई हमें 6 बजे हमें कौन देखेगा, पब्लिक तो चली जाएगी, ठंडी का टाइम है, और हमारा प्रोग्राम तो दिन में होता है, उजाले का प्रोग्राम है, रात का तो है ही नहीं। तो वहां हमारी एंट्री कैंसिल कर दी। कैंसिल नहीं करी। अच्छा। वो उसके ऊपर थोड़ी बहस चल रही थी कि भाई बाद में कि हम किसके प्रोग्राम को कट करें। तो मेरे ऊपर भगवान की मेहरबानी है, वो राजस्थान ताऊ के ऊपर बात आ रही है ये। तो उसी समय से फेमस हुए थे। हाँ, तो वो हम बड़ा दुख है साहब, में 60 आदमी की टीम मेरी बैठी हुई है। अब वो लोग तो क्या समझते हैं कि यार ये हमको किस लिए ले आया, जब एंट्री नहीं है तो ये ले आया, ला के बिठा दिया। तो बड़ा एक तरीके से मेरा दिमाग में थोड़ी सी हलचल हुई, ज्यादा पॉजिटिवनेस आई कि ये क्या किया जाए इसके लिए। तो मैं वहां आ गया। तो मेरे वहां बहुत दिल्ली में भगवान की कृपा है, बहुत लोगों से परिचय। तो सुभाष जी जो एमएलए साहब थे, अभी तो नहीं गए, वो अभी इसी साल शांत है। सुभाष जी से मैं उनसे कहा, सुभाष जी मैंने कहा सर वो एंट्री करवाओ, हमारी एंट्री दिन में अभी करवाओ। तो सुभाष जी ने भी उनसे कहा, तो उन्होंने कहा, सुभाष जी से भी उन्होंने कह दिया यार किसको काटे किसको करे। फिर सुभाष जी ने एक बात कहा, वहाँ एक वो एमजी गुजर, वो गाना का गुज्जर वाला गाना गा रहा था, MC स्क्वायर। हाँ MC स्क्वायर, वो गा रहा था। तो बोला कि यार ये इंजीनियर साहब को इस पर डांस कर लो, नहीं एंट्री तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको। आपने डांस करा, एंट्री मिली। तो उन्होंने कहा भाई ये डांस तो कर सकते हैं। कहा डांस कर सकते हैं। वो डांस का मौका मिला, मैंने डांस किया। तो वो जो मेरी रील थी वो राजस्थानी ताऊ के, मैंने डांस किया। वैसे भी मैं बहुत पॉजिटिव में था कि मेरे को तो प्रोग्राम कराना था, फुल जोश में आके और अपना सिंग में वो डांस दिखा दिया। तो वो मैंने वहां जो डांस किया तो एकदम तालियां बजने लग गई। लोगों ने कहा, मैंने उनसे कहा भैया मेरा नंबर क्या, आपका नंबर अभी ले लो नंबर। मैंने उठाया डब, उसके तुरंत बाद मेरा नंबर ले लिया। उसके बाद फिर आपका, फिर उसके बाद मेरा प्रोग्राम। वो जो रील आपकी जो वायरल हुई थी वो बहुत लोगों ने देखी जी, और उसके बाद में जो है आपका राजस्थानी नहीं, वो देखिए ये मैंने क्या ऊपर वाले का प्लान है जी। वो एमएलए साहब ने वो कहा कि नहीं आप डांसिंग में उतर जाइए। हालांकि मैं मतलब उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, डांस तो कर सकते। अब उन्होंने तो नॉर्मली जब मेरा डांस हुआ तो गॉड गिफ्ट देखते रह गए।
बंसी वाले की कृपा है। तो वो डांस देखा तो बोले ये तो वो है, हम्म। बोले अच्छा लगा, कि अच्छा लगा, लोगों ने कहा तो मेरा प्रोग्राम और आ रहा है, फिर दे दी तुरंत ही वो प्रोग्राम। प्रोग्राम भी आपका काफी वायरल हुआ हाँ, था। भगवान की कृपा है तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग सिंगिंग का भी काम करते हैं, जी। तो आपका कोई यूट्यूब चैनल है? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल मुरारी हरसाना के नाम से। मुरारी हरसाना के नाम से। हाँ, तो वहाँ पर भजन कीर्तन हाँ, वगैरह केवल वहाँ भजन, सिर्फ भगवान भजन का? भगवान से रिलेटेड जी। उस तरह, या पॉजिटिवनेस के आप जो जी। आप हम किसी के लिए एक अच्छा संदेश देने के काम कर रहे हैं। जी। हमारी उम्र अब जीवन के 56 हाँ हम्म, 57 हो गई है, जी। तो हम एक ऐसा संदेश, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उस चैनल के माध्यम से कि लोग संस्कृति, कला, अगर आप जैसे पुराने गीत हैं वो हैं, पुरानी चाल है वो हैं, रसिया भी है पुरानी चाल के, किस तरीके उसको ही डालते हैं। जी। हमको इस तरीके का नहीं जो समाज के लिए नेगेटिव मैसेज दे, पॉजिटिव मैसेज के ऊपर काम, उस पे मेरा काम। जी। बात मेरा समाज में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का है, नहीं कि पैसा कमाना। बिल्कुल। समाज तो के लिए एक आप मैसेज देना जी हमारे दर्शकों से कहेंगे कि आप मुरारीलाल हरसाना जी का जो चैनल है उसके ऊपर जाइए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और इंस्टा, फेसबुक पे तो आप काफी वायरल हो ही रहे हैं। है। वो सब देखिए, एक बात और कह देता हूँ जी, मैं जी। आपके पॉडकास्ट जरूर माध्यम से, जरूर जरूर। सब्सक्राइबर करने से कोई सब्सक्राइबर नहीं करता। ये बात सही है। ये आप कह रहे हो, ये गलत कह रहे हो। अच्छा। करेगा, मन में होगी तो करेगा, जी। और सब्सक्राइबर कर लेगा, अगर ठीक आपका प्रोग्राम नहीं तो उसको अनसब्सक्राइब भी कर देगा वो। बिल्कुल, ये बात तो सही समझे? है। तो ये कहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जी। ये तो करना है तो जिसको करना है, अच्छा लगेगा तो करेगा। जी। राधे राधे। हाँ। तो दूसरा हम चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी बातें, ऐसे प्रेरणादायक शब्द जो कहें जिससे कि हम अपने जीवन में उतारें और आगे उनसे बढ़ने का काम करें। मेरा तो एक ही शब्द है, हमेशा जो कहता रहता हूँ। जी। देखिए, आप अपने आप को सुप्रीम पावर से कनेक्टेड रखिए, जी। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जी। व्यस्त रहिए। व्यस्त का मतलब आप काम करते रहिए, और स्वस्थ रहिए। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ये सबसे बड़ा मेरा मैसेज है। जी। आज आप अगर खुश हो तो आपका परिवार खुश। बिल्कुल। टेंशन तो दुनिया को है, पर टेंशन को ले क्यों रहे हो? टेंशन को कम करने का काम करिए आप। मेरा ये उद्देश्य है और इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। जी। और ऑर्गेनिक खेती के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ हमारे दर्शकों को बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर आने वाले टाइम में आप इस बात के ऊपर अपना ध्यान नहीं दिया, हर आदमी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो ये किस काम का है? कोई काम का नहीं। अरे भाई, गाड़ी तो आपने 2 लाख 2 करोड़ की खरीद ली, लेकिन बैठने वाले की तो डंडी हिल रही है। तो वो चलाएगा कौन? वो चलाएगा। अरे बैठ चलाने वाला भी मिल जाएगा, वो तो जमाना उसका आ गया, बिना पायलट की चल रही। लेकिन वो जो गाड़ी को खरीदा है, वो बैठने वाले की बॉडी तो ऐसी होनी चाहिए जी, एकदम फिट फॉर। अगर आपके थोड़ा सा भी अगर दर्द हो रहा है तो वो गाड़ी बेकार है। बिल्कुल। पहले इस गाड़ी को सही करो। बंगला, गाड़ी, ये बात की बात है, पहले इस गाड़ी पे ध्यान। ये मेरा मुख्य संदेश। अच्छा स्वास्थ्य। जी। कर्नल साहब के एक मिशन पे काम कर रहा हूँ। मैंने आपको एजुकेशन का बता दिया। मेरे परिवार में एजुकेशन बंसी वाले की कृपा बहुत अच्छा, डॉक्टर और इंजीनियरों की लाइन लग रही है, मेरे गांव में लग रही है। जी। मेरे गांव से पता है आपको 42 डॉक्टर हैं, 8 इंजीनियर हैं। ठीक है, निसूरा गांव है। वैसे भी बुजुर्गों ने नाम दे दिया नहरेड़े की नाक, निसूरा गांव। उसको आगे बढ़ा रहे, डॉक्टरों का काम कहने लगे। हाँ, डॉक्टर का तो ये चला रहे, इसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे एजुकेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम या मनोरंजन आदमी को जिंदा रहने के लिए चाहिएगा। आप पढ़ाई करो तो भी मनोरंजन चाहिए, बिल्कुल। आप खेती करो तो भी मनोरंजन चाहिए। तो आपके पास बढ़िया चीज है, आप दूसरी नकल क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। आपकी सांस्कृतिक प्रोग्राम, आपके गीत, गोठ, नाद इतने बढ़िया है, हर मौसम का राग है तुम्हारे पास, फिर भी आप दूसरे की नकल करने जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं तो सबसे बढ़िया, आनंद लो। बिल्कुल, तुम्हारे पास सब कुछ। एक और हमारा सबसे लास्ट सवाल है जी, कि हमारे युवा अगर किसी एक चीज में करियर बनाना चाहें, मिलिट्री, सोशल मीडिया या ऑर्गेनिक खेती, तो आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? मैं आपको एक चीज कहता हूँ, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने किया जी। अभी जैसे आपने सोशल मीडिया कह दिया, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है कैरियर के लिए
मैं ये कहता हूँ यहाँ 99,999 फाफटे पीटेंगे, बिल्कुल। एक आदमी सफल होगा। सफलता का रेशियो बहुत कम है, समझ गए आपको। और नौकरियों में भी अभी आप देख रहे हो मैदान साफ होता जा रहा है। अरे भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, आप ऑर्गेनिक खेती करो, कर क्या काम रहे हो लोगों का साथ। जैसे मैं तुम्हारे यहाँ बैठा हूँ, मैं जैसे रात में से चल रहा था, अरे भाई गन्ना पे क्या कर रहे हो, गुड़ खिला रहा, मीठा खिला रहे हो, मीठा। गन्ना पैदा करो ना, काम क्या है, चुप बोलने से यार काम क्या, अरे यार बहुत बढ़िया काम है यार, भाई साहब गुड़ खाते लाया वहां से लाया। आप सोचिए ना आप, और तुम्हारे यहाँ का तो बहुत फेमस था गुड़, उसको नहीं छोड़ रहे हो आप, बाजार नौकरी को भाग रहे हो, इधर को भाग रहे हो, उधर को भाग रहे हो। जो मुख्य काम है, आज आप ऑर्गेनिक गुड़ बना दीजिए, मेरे से आज लिखवा लीजिए 100 रुपया किलो में, मैं लिख के जाता हूँ स्टाम्प पेपर। ऑर्गेनिक गुड़ की तो बहुत तो फिर मांग है। तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाइए आप। 1 बीघे से ऑर्गेनिक गुड़ अगर 100 रुपया किलो का गुड़ बिकता है तो मिनिमम 3 लाख रुपए का होता है 1 बीघे का। 1 बीघे का जी, आप भाव लगा के कैलकुलेट करके देख लें। बिल्कुल। जैसे कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म आपने कहा, आप कर क्या रहे हो सोशल मीडिया पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं सोशल मीडिया पे मैं इंस्टा चला रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ, यूट्यूब चला रहा हूँ, ठीक सर। आपने एक पोस्ट डाल दी कि फला आदमी मर गया, मेरे को मतलब ही नहीं था उस आदमी से, और मेरे दिमाग में टेंशन आ गई कि एक्सीडेंट हो गया। भैया क्यों डाली तुमने वो एक्सीडेंट वाली पोस्ट? मेरा ये मैसेज है सोशल मीडिया पे काम करने वाले, अरे भाई आप नेगेटिव चीज क्यों डाल रहे हो? आदमी खुश होने के लिए चीज को देख रहा है, आप उनको दुखी क्यों कर रहे हो? उस आदमी से कोई लेना देना नहीं था उसका, नहीं उसको जानता था। बिल्कुल, लेकिन नेगेटिव एनर्जी तो उसके दिमाग में भी गई है। आपने कचरा भर दी, नेगेटिव क्यों भर रहे हो? आप मेरी फेसबुक इंस्टा की आईडी को देखिए, भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, ये कृपा ही तो है। बिल्कुल, हम उसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं डालते। आप नहीं डालते सर। अगर मेरे पास है तो मैं ही तो सीमित रखूं क्या? हमारे आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते? सबके आते हैं, सबके आते। मैं आपको मेरे उतार चढ़ाव उनको बातों को बताऊं तो मैं क्यों लोगों को मैसेज दूं? बिल्कुल। आपका चैनल बहुत अच्छा, आप एक पॉजिटिव फील्ड में काम कर रहे हो, लोगों को पुरानी चीजों को दिखाने की वो है, ये बहुत बड़ा काम है कि किस तरीके से लोग हैं, किस तरीके से बातें हैं, लोगों को ऊर्जा संचारण का काम है। और मैं ये कहता हूँ आप इस तरीके से काम करते जाइए। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आप बहुत ऊंचाइयों पर चढ़े और लोगों को अच्छी चीज दिखाने की कोशिश करें, अच्छे लोगों से मिले और अच्छा संकलन करें। पैसा तो आएगा, पॉजिटिव है, भगवान कृष्ण वाले सिद्धांत पर काम करिए, आप कर्म कीजिए, जा फल की इच्छा मत कर। ये आपका आशीर्वाद हमारे साथ भगवान बंसी वाले की। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे साथ में अपने जीवन के अनुभव शेयर किए। आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने समय दिया, मेरा वीडियो बनाया जी, और लोगों के लिए ये पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया। धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे।